गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं अपनी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर द कोल्ड वार को एनसीईआरटी बुक से समझा रहा हूँ। आप में से बहुत लोग कहेंगे सर सीबीएसई के सिलेबस में तो ये डिलीटेड है। जी, सीबीएसई के सिलेबस में ये डिलीटेड नहीं है। सीबीएसई ने अपने सिलेबस में से डिलीट कर भी रखा है तो भी आपको पढ़ना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी सेम यही थिंग हुई थी। द एंड ऑफ बाई पॉलिटी इज टोटली एंड टोटली रिलेटेड विद द कोल्ड वार, क्योंकि लास्ट ईयर भारत का फैक्ट पूछा हुआ है क्वेश्चन पेपर के अंदर कि भारत ने किस ट्रीटी पर, न्यूक्लियर ट्रीटी पर साइन नहीं किया। द आंसर जो था फर्स्ट चैप्टर से डील करता था। फर्स्ट चैप्टर इज़ द बेसिक ऑफ द फर्स्ट बुक एंड इट इज़ नॉट रिलेटेड, तो मैंने इसलिए उसके नोट्स पढ़ा दिए। अब मैं उसको आपको एनसीईआरटी से बताने जा रहा हूँ। फोकस करें। देखिए, मैंने एनसीईआरटी में ये हाईलाइट करा रखा है बच्चों को, अपने बच्चों को, कि आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है। और बेसिक चीज़ें हैं, ज़रा इस पर जल्दी गौर कर लेते हैं। पहले देखिए, मैंने लिखवा रखा है दिस चैप्टर शोज द हाउ द डोमिनेंस ऑफ टू सुपर पावर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन वाज सेंट्रल ऑफ द कोल्ड वार। ये चैप्टर ये बताता है कि किस तरह दो सुपर पावर यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए एंड सोवियत यूनियन इज़ द सेंटर ऑफ द कोल्ड वार, किस तरीके से कोल्ड वार इन दो के बीच ही चला। फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की डेफिनेशन आती है, मैंने स्क्रीन को जूम कर दिया। नॉन अलाइंड मूवमेंट ये पूछा जाता है। थर्ड, न्यू से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाता है कि किस तरीके से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी लाइक इंडिया, हाउ दे आर अडॉप्टिंग द न्यू। तो पहले न्यू की फुल फॉर्म पूछी भी जा सकती है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, आगे चलते हैं। देन द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बुक इज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। डोंट थिंक डैट कि क्यूबा आ नहीं रहा, ये कट गया, डैक टू इंडैक पूछा जा सकता है। तो मैंने इसमें केवल आपके मतलब का दो चीज़ हाईलाइट करी है, यूएसएसआर एंड यूएसए। द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स एंड द यूएसए की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट इज़ क्लियर। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हुआ क्या था, आपको बुक में पिक्चर दे रखी है। अब क्यूबा एक साइड बीच में एक टापू है, एक तरीके का महाद्वीप है, और दूसरी साइड उसके यूएसएसआर था, मतलब रशिया वाली कंट्री थी। और उसके बिल्कुल अपोजिट, रशिया के अपोजिट बिल्कुल बहुत दूर यूएसए था। अगर रशिया को यूएसए पे अटैक करना है तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए उसने क्यूबा पर अपनी मिसाइल रख दी ताकि अटैक हो सके। जब ये बात अमेरिका के प्रधानमंत्री को पता लगी तो अमेरिका के प्रधानमंत्री क्यूबा से कहा कि यूएसएसआर का तो कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम मारे जाओगे, सो मूव बैक। तो विद इन वीक उन्हें पता लग गया था अमेरिका को, तो क्यूबा ने इस चीज़ को बैक ले लिया था, अपनी मिसाइलें हटा के दोबारा वहाँ भेज दी थी रशिया सोवियत यूनियन को ही। इस पूरे इंसिडेंट को आपको क्या कहा गया, हाई पीक ऑफ द कोल्ड वार, क्योंकि इसके बाद कोल्ड वार के होने के बहुत बड़े चांस बन गए थे। ये पूरा चांस था कि इसके बाद कोल्ड वार होगा ही होगा। कोल्ड वार जो है हॉट वार में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात अब रियल लड़ाई में कन्वर्ट हो जाएगा। बाई चांस आप सोचिए, अगर किसी तरीके से रशिया या यूएसएसआर जो है क्यूबा की हेल्प के थ्रू अमेरिका पर अटैक करते तो अमेरिका चुप रहता। अमेरिका और अमेरिका के जो दोस्त थे, स्पेशली नाटो ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, फिर अटैक करते तो नाउ द दिस वर्ल्ड इज़ अ थर्ड वर्ल्ड वार। तो थर्ड वर्ल्ड में कन्वर्ट नहीं किया गया, इसलिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को हम लोग हाई पॉइंट ऑफ द कोल्ड वार कहते हैं। नाउ ये देखिए, मैंने ये हाईलाइट भी करा रखा है बच्चों को। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाज द हाई पॉइंट ऑफ what came to be known as the Cold War. The Cold War was referred to the competition, tension and series of the confrontation between the United States and the Soviet Union backed by their respective allies. यहाँ बताया गया है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था वो हाई पॉइंट था कोल्ड वार का, और ये डेफिनेशन स्टार्ट होती है कोल्ड वार की। द कोल्ड वार रेफर टू द कंपटीशन, टेंशन, सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएसए एंड सोवियत यूनियन। ठीक है, और उनके अलाइंस। नाउ ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें तीन तरह के वर्ल्ड दिखाए गए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड यानी डेवलप कंट्री, सेकंड वर्ल्ड डेवलपिंग, थर्ड वर्ल्ड अंडर डेवलप। फर्स्ट वर्ल्ड में आपको दिख रहा होगा जैसे कि कैपिटलिस्ट कंट्री दिख रही है, सेकंड वर्ल्ड में जो है नॉर्मल मीडियम कंट्री दिख रही है, सोशलिस्ट कंट्री, और थर्ड वर्ल्ड में जो है आपको जैसे भारत की भी इमेज दिख रही होगी। वेयर आई फोकस, ये वाला जहाँ स्क्रीन पे 4 और 7 में आ रहा है, 7 पेज में फार वहाँ आ रहा है। ना अमेरिका ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था एक नाटो, इट मीन्स वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन।
किसी एक पे लड़ाई होती है तो सबको माना जाएगा, सबके विरोध युद्ध हुआ है, एक पे अटैक होता है तो, और अगर किसी एक पे अटैक हुआ तो ये माना जाता है कि सब पे अटैक हुआ है, और सब पे अटैक हुआ तो ये माना जाता है एक पे अटैक हुआ है। द फुल फॉर्म ऑफ नाटो इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये कब आया था? अप्रैल 1949। यहाँ पे दो माइनर से डिफरेंस है। CBSE ने इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ये कब था। उसमें जो डेट है 9 अप्रैल 1949 दे दी थी और 4 अप्रैल 1949 दे दी थी। तो इसका आंसर की में जो आंसर रहता है वो 4 अप्रैल 1949 रहता है। ठीक है जी। बट एक्चुअल में ये 9 अप्रैल 1949 को इम्प्लीमेंट हुआ था। 4 अप्रैल 1949 को इसका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था और 9 अप्रैल 1949 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। टीचिंग में मुझे इसी सब्जेक्ट में 12 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं इस एक्सपीरियंस से आपको बता पा रहा हूँ। जो आपका सोवियत यूनियन था यानी USSR वाला पार्ट, USSR ने भी दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे। जैसे अमेरिका ने नाटो बनाया था तो USSR ने सीटो और सेंटो बनाया था। द फुल फॉर्म ऑफ सीटो एंड सेंटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो की, और सेंटो की सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिए ये तो ऑर्गेनाइजेशन थे, और ये मिलिट्री पैक्ट था नाटो, क्रिएट बाय द अमेरिका। बट USSR ने क्या क्रिएट किया था यहाँ पे? वारसा पैक्ट। ध्यान रखना, USSR सोशलिस्ट पैटर्न को अडॉप्ट करता था, कम्युनिस्ट कंट्री रूल करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी। मैंने बच्चों को ये लगवाया कि क्या फ़ायदा होता है बिगर कंट्रीज़ को स्मॉल कंट्रीज़ को ज्वाइन करवाने का, मतलब क्या क्या वो फ़ायदा ले सकती हैं। तो सबसे पहला है कि वाइटल यानी इंपॉर्टेंट रिसोर्स उनके मिनरल्स यूज़ कर सकती है, उनके टेरिटरी एक यूज़ किया जा सकता है, उनकी लोकेशन एक दूसरे से स्पाई कहीं दूर आने जाने के लिए किया जा सकता है। लाइक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या हुआ था? सोवियत यूनियन यानी USSR ने क्यूबा को यूज़ किया था अमेरिका पर अटैक करने के लिए, क्योंकि इतनी दूर मिसाइल वगैरह से अटैक करना पॉसिबल नहीं था। इकोनॉमिक सपोर्ट मिल सकता है वहाँ से बहुत ज़्यादा, मिलिट्री एक्सपेंस कम हो सकते हैं। ठीक है, और उस कंट्री को भी हेल्प हो जाती है कि मेरे को मिलिट्री एक्सपेंस खुद नहीं करना पड़ रहा। तो ये चारों चीज़ आप याद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। एरिनास इज सो समथिंग डिफरेंट, सो डोंट फोकस इट। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या था? जो नैम कंट्रीज न्यू इंडिया डेवलप हुई थी, उन्होंने एक विश्व में नई आर्थिक व्यवस्था की बात करी जिसको न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर कहा गया। इसमें थर्ड वर्ल्ड यानी लीस्ट डेवलप कंट्रीज LDC, देखिए मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बुक के अंदर 1 2 3 4 5 6 6 लाइन में आपको दिख रहा होगा LDC, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो इन लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को अपने लिए कोई राइट होनी चाहिए, उसके बारे में बात हो रही है। वो ये रहा, देखिए ध्यान से देखिए। पहले इसकी फुल फॉर्म नियो की, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इस नियो को इस्टेब्लिश करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने अंकटाड कॉन्फ्रेंस करी थी। अंकटाड की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, यूनाइटेड नेशन ऑन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। कब करी? 1972 में। और इस कॉन्फ्रेंस का टाइटल क्या था? ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इसमें 4 बातें की गई थी। क्या क्या की गई थी? देखिए, गिव द LDC कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप वेस्टर्न कंट्रीज़। जो LDC है उनको उनके नेचुरल रिसोर्स दिए जाए, कहीं ऐसा ना हो जो डेवलप वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका एक्सेट्रा उनको इसका कंट्रोल ना दिया जाए। ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट सो डैट द LDC could sell their products and therefore make trade more beneficial for the poor country। जो LDC लाइक इंडिया जैसी कंट्री है, इंडिया पाकिस्तान ने, इनको जो है अपने प्रोडक्ट सेल एंटायर वर्ल्ड करने के लिए दिए जाए ताकि ये ज़्यादा बेनिफिट हो पाए। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़। अब हमें क्या करना होगा? टेक्नोलॉजीज़ की कॉस्ट को कम करना होगा, नहीं तो हमारे को बहुत नुकसान पड़ेगा इकोनॉमिक रूप से। प्रोवाइड द LDC विद अ ग्रेटर रोल इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर लाइक वर्ल्ड बैंक और WHO, WTO, इन सब में LDC को ज़्यादा मोर कंट्रोल देना होगा ताकि वो अपना डिसीजन ले पाएँ। तो इनसे बहुत हेल्प हुई थी वर्ल्ड में न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर लाने में, स्पेशली इन इंडिया। अब आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ इसी बुक पे, ये पेज देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। नैम के लीडर्स के नाम आते थे पेपर में और आते रहते हैं, तो इसमें मैं 3 नाम बताता हूँ, नेहरू, नासिर, टीटो। नेहरू, नासिर जो थे ये देखिए मैंने हाईलाइट करा रखा, इजिप्ट के हैं, मैच मेकिंग में कंट्री आई हुई है। सुकर्नो जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया थे। ठीक है, नेहरू जी भारत के थे। नेहरू जी के बाद जस्ट अ मिनट, नेहरू, नासिर, टीटो, ये 3 लीडर हो गए।
और 2 है सो उनको अपनी एनसीईआरटी में देख लेना, अपडेट वाली है क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी पुरानी एनसीईआरटी है। नाउ द ये जो आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ हैं जो विश्व में 2 सुपर पावर्स अमेरिका और यूएसएसआर के बीच समय समय पर आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए हुई। दिस आर्म्स इज न्यूक्लियर आर्म्स आल्सो, ठीक है। इसके अलावा वैसे बायोलॉजिकल वेपन्स भी है, सब चीज़ें। तो इनकी फुल फॉर्म और ईयर आते हैं, मैंने बुक में हाईलाइट करा रखे अपने बच्चों को। जैसे लास्ट ईयर ही आ गया था, भारत ने अब तक किस पर साइन नहीं किया ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशन, तो आंसर था एनपीटी। जबकि ये चैप्टर कटा हुआ है, सीबीएसई ने 22-23 में क्यों दे दिया, कायदे में तो सबको 1 नंबर मिलना चाहिए था। पर मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ, इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी रिपीट किया था कि ये इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, ज़रूर आता है। लाइक फर्स्ट एलटीबीटी फुल फॉर्म आती है लेविटी टेस्ट बैंड ट्रीटी, इसी का दूसरा नाम है सीटीबीटी कंप्रेसिव बेस्ट बैंड कंप्रेसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। कब हुई थी? 1963। सेकेंड एनपीटी 1962, ये कब हुई थी? मैंने 1962 लिखवा रखा, बुक में 1968 है, सॉरी ये 1968 ही लिखवा रखा है, क्लियर नहीं है, ठीक है। 1968 में इसमें कहा था कि कोई भी अपनी जो है न्यूक्लियर वेपन्स को एक्सपेंड नहीं करेगा। बुक में इसकी डिटेल दे रखे, पढ़ लेंगे। साल्ट 1 और 2 दो हुए थे। साल्ट 1 हुआ था आपका सबसे पहले 1972 में और साल्ट 2 हुआ था 1979 में। अब साल्ट क्या है? खाने वाला नमक नहीं है बच्चों, ये है स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक। स्ट्रेटजी बनाकर ही आर्म्स को कम लिमिट करेंगे, पर ये भी दोनों फेल हो गए। फिर इन्हें एक नई जोत लगी स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 की। स्टार्ट 1 इन्होंने 1991 में किया, स्टार्ट 2 इन्होंने 1993 में किया। स्टार्ट 1 का फुल फॉर्म रहा है अपना स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी 1, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी 2। तो इसको भी ऑब्जेक्टिव मैच मेकिंग में दिया जा सकता है, कौन सी संधि कब हुई थी। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी इंटायर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने साथ के बच्चों के साथ शेयर करना, और इसके साथ ही आप जो मैंने अपने नोट्स बच्चों क्लास में बनवाए हैं, जो इसके पहले मैंने वीडियो एक बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उससे भी ज़रूर देखें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड गिविंग मी अ सुपर टाइम, योर वैल्यूएबल टाइम।